हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ट्वेल्थ में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैंकिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं बैंकिंग होता क्या है। तो बेसिकली बात करते हैं कि बैंकिंग का मतलब यहाँ पे ध्यान रख के चलना है कि बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं तो कमर्शियल बैंक किस तरीके से अपने मनी को क्रिएट करती हैं। तो इसके टॉपिक के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना होगा। तो बेसिकली बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है कि कमर्शियल बैंक होते क्या हैं। कमर्शियल बैंक जो कि क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं देते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, बिजनेस में मनी को अर्न करते हैं। तो नॉर्मली बात करते हैं एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सब कौन से बैंक है, अपने कमर्शियल बैंक हैं। तो बात करते हैं कमर्शियल बैंक किस तरीके से अपनी मनी को क्रिएट करते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखना है सबसे पहले तो अपने को कि इनकी जो मनी है, तो यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, तो किस तरीके से करते हैं। तो एक एक करके टॉपिक को ध्यान रखते चले जाएं। सबसे पहले तो बैंक रिसीव द कैश फ्रॉम द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सबसे पहले क्या करता है, बैंक जो होता है वो पब्लिक से क्या करता है, पैसे लेता है। ठीक है, बैंक में अकाउंट ओपन करवाया आपने, अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसको क्या करेंगे आप लोग, बैंक में अकाउंट ओपन करवा के पब्लिक क्या करती है, पैसे डिपॉजिट करती है। जैसे नॉर्मली बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन बनने या पूरे देश के जितने भी पर्सन हैं, तो अपन लोग बात करते हैं कोई एक बैंक को मान लेते हैं। तो उसमें ध्यान रखना है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसको हम लोगों ने अपना एक बैंक मान लिया पूरा देश में। उसमें क्या कहते हैं, पूरी पब्लिक का पेमेंट डिपॉजिट होता है। पूरे पब्लिक ने पेमेंट डिपॉजिट करवा दिया, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक लेट द मनी ऑफ द मनी टाइम्स टू द मोर ऑफ द कैश रिजर्व। तो नॉर्मली बात करते हैं सब लोग अब एक साथ तो पैसा निकालेंगे नहीं ना। तो क्या करते हैं, सब लोग धीरे धीरे करके पैसा निकालेंगे। तो चलो बैंक ये मान के चलती है कि कम से कम जो भी है, अगर लोगों ने मिलकर के 1000 रुपीज़ सबमिट करवाया है, तो उसमें से चलो 10% लोग, तो 10% लोग क्या करेंगे, अपना पैसा विड्रॉ करेंगे। तो 10% का मतलब कितना हो गया, 100 रुपीज़ को विड्रॉ कर लेंगे। तो बैंक क्या करेगी, 100 रुपीज़ को डाल देगी रिजर्व में, कि जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा पब्लिक विड्रॉ कर सकती है। और उसके बाद बाकी कितना बचता है अपने पास, 900 रुपीज़ बचता है। तो 900 रुपीज़ को बैंक क्या कर सकती है, वापस से लोन में देने के काम में ले सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को। यहाँ पे टॉपिक दिए थे, सबसे पहले तो बात करते हैं बैंक रिसीव द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड द दीज आर द कॉल्ड ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक लैंड द मनी और द मनी टाइम्स टू द मोर देन द देयर कैश रिजर्व। तो बात करती है लोगों से जो भी पैसा आता है उसमें थोड़ा सा पैसा किस में डाल देते हैं, कैश रिजर्व में। मनी इज द लैंड बाय the commercial bank not in the form of the cash but it in the form of the credit entry in the account of the borrower and these credit entry is known to the secondary deposit। तो बात करते हैं, अभी मैंने बोला था जैसे 900 रुपीज़ है, तो 900 रुपीज़ को बैंक क्या कर सकती है, आराम से लोगों को क्या कर सकती है, क्रेडिट पे दे सकती है, यानी कि लोन दे सकती है। तो उस लोन को देने के बदले में अब लोगों को जिसने भी लोन मांगा उसको पैसे दिए। तो बैंक उसको कभी कैश पेमेंट नहीं करती है। बैंक क्या करती है, अपने ही यहाँ पे उसका जो बैंक अकाउंट होता है ना, तो उस बैंक अकाउंट में वो 900 रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर देती है। अब जब भी उसको सामने वाले को पैसे की ज़रूरत होगी, वो बैंक से पैसा निकाल लेगा। मगर बात करते हैं, बैंक ये भी सोच के चलती है कि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालेगा। ठीक है, तो पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालेगा, तो वो पेमेंट भी कहाँ पर है, अभी बैंक में ही तो है ना। पहले पब्लिक का डिपॉजिट था 1000 रुपीज़, उसमें से 100 रुपीज़ बैंक ने रिजर्व डाल दिया। अब बात करते हैं वापस से 900 रुपीज़ बैंक ने जो लोन दिया है एज ए बैंक की लाइबिलिटी है। तो बैंक ने लोन दिया हुआ है, वो भी है तो बैंक में ही ना। तो बैंक के पास टोटल कितना हो गया, 1900 हो गया ना, वही पैसा घूम रहा है। अब उसमें से भी बैंक क्या करती है, 10% का रिजर्व डालती है, बाकी का जो बचेगा उसको फिर से क्या करेगी, लोन देने के काम में ले लेती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, मनी द लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नोट इन द फॉर्म ऑफ द कैश, वो कैश में कभी पेमेंट नहीं करती है, बट इन द फॉर्म ऑफ द क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोअर। तो बोरोअर के अकाउंट में क्या करती है, क्रेडिट एंट्री कर देती है। दिस क्रेडिट एंट्री आर नोन एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। द बोरोअर कैन इशू चेक, बोरोअर क्या कर सकते हैं, चेक इशू कर सकते हैं यहाँ पे अपने पास इन देयर ऑफ द अकाउंट एंड द चेक कैलकुलेट इन द इकोनॉमिक्स एज ए मनी। और जो चेक को क्या करते हैं, वो एज ए मनी की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अपने को, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को टोटल कर लेंगे, इक्वल टू द डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। तो लोगों का पैसा है तो वो किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास है। फिर बात करें टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑफ द मेनी टाइम ऑफ द मोर देन द कैश रिसीवर्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। दिस इज बिकॉज द कमर्शियल बैंक नो that all the depositor would not be the show up in the bank to the withdraw all their deposit by the way of cash। तो बात करते हैं लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अब बैंक क्या करती है, अपना जो हिस्टोरिकल एक्सपेंस है ना, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, तो उससे निकाल लेती है कि पब्लिक बैंक से एक साथ कितना पैसा निकालेगी। तो वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो उतना पैसा बैंक क्या करती है, रिजर्व में डाल देती है।
बाकी का पैसा क्या करती है, वापस से लोन पे देती है ना। इट इज़ अ if experience show the withdraw of the generally around to the 10% of the demand of the deposit, the bank need to the keep only the 10% deposit as a cash reserve. All the demand depositors serve as the money supply in the economic just like a cash held by the people. ठीक है, the demand deposit of the serving of the money supply is called to the bank money. This is the money created by the bank because this is the calculating in the system not in the forms of cash but in the form of the check issued by the bank टू द होल्डर ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। तो नॉर्मली बात करते हैं बैंक किस तरीके से क्या करती चली जाती है, अपना जो है डिपॉजिट अमाउंट है उसको बार राउंड ऑफ करती चली जाती है, उसका जो 10% है वो क्या करती है कैश रिजर्व में डालती चली जाती है, और बाकी का पैसा क्या करती है एक तरीके से पब्लिक को वापस से लोन इशू करने के काम में ले लेती है। तो इस तरीके से बैंक क्या करती है अपनी मनी का क्रिएशन करती है। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्शन दिया हुआ था, हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि पूरा जो देश का इकोनॉमिक पूरे देश का जो इकोनॉमिक्स है, पूरे देश का इकोनॉमिक है, पर्टिकुलर बैंक को अपन लोग मान लेते हैं, तो उसमें क्या करती है जमा कराती है तो 1000 रुपीज़, और ये एज्यूम करके चलते हैं कि 10% पब्लिक क्या करेगी विड्रॉ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें पब्लिक 10% और उसमें कोई चेंजेस नहीं मानते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड होगा, पब्लिक ने डिपॉजिट करवा दिया 1000 में से बात करें 10% तो रिजर्व में डाल दिया, बाकी का कितना बचा 900, वो बैंक लोन में देने के काम में ले सकती है। सेकेंड राउंड आ गया, सेकेंड राउंड में से वापस 900 था, 900 में से 10% रिजर्व डाल दिया 90, तो वापस से अपने पास कितना लोन देने के लिए अवेलेबल है 810। थर्ड राउंड आ गया 810, उसको पब्लिक क्या करेगी वापस से 10% तो पब्लिक का रिजर्व डाल दिया 81 का, तो बाकी का लोन देने की कितना काम आएगा 729। और ये जो हमारा है ना कैश रिजर्व लगातार चलता रहेगा जब तक कि वो कैश रिजर्व कितना नहीं हो जाता 1000 रुपीज़, और जो हमारा डिपॉजिट का टोटल अमाउंट है वो कितना नहीं हो जाता 10,000 नहीं हो जाता है। तो एक तरीके से बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक को कितना 1000 रुपीज़ था ना, उसी को इतनी बार राउंड कर दिया कि वो पैसा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा अपना 10,000 में कन्वर्ट हो गया। तो यही चीज़ पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ था। अब बात करें डिमांड डिपॉजिट, इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1/CRR मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व। तो 1/CRR कैपिटल कैश रिजर्व रेट कितनी तरह की थी अपने को 10%, और यहाँ पे कैश रिजर्व कितना दिया हुआ है अपने को 1000। तो कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू द 10,000। तो जो कैश है वो बार बार राउंड होकर के कितना हो गया वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं CRR एंड द क्रेडिट मल्टीप्लायर। In the India of the CRR is determined not by the commercial bank themselves but is by the RBI। तो कैश रिजर्व रेट है ना, तो ये कौन फिक्स करता है यहाँ पे RBI इसको फिक्स करता है। तो अपने को यही चीज़ दिमाग में रख के चलनी है, बस एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसमें नहीं है इस बार CBSE में। फिर बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टॉपिक आता है अपना द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक मतलब बात करते हैं कोई एक ऐसा बैंक, द सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। कोई ऐसा बैंक, एक ऐसा सबसे बड़ा बैंक जो सारे बैंक देश के सारे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करता है। एक तरीके से तो हैं जो सारे बैंकों का बाप है, तो वही क्या कहलाता है अपना सेंट्रल बैंक कहलाता है। तो नॉर्मली बात करें हमारे इंडिया में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक के यानी इनके क्या काम होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली वही चीज़ ध्यान रख के चलना है। बैंक ऑफ द इशूइंग नोट्स, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है उसका क्या होता है एक मोनोपोली है कि वही देश के सारे जो इतने भी नोट्स होंगे उनको इशू करेगा। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो भी पैसा है कितना आना है कितना जाना है पूरा का पूरा कौन मेंटेन करके चलेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइज़र रोल, तो यहाँ पे बात करते हैं जिस तरीके से सुपरवाइज़र होता है ना 10 लोगों के या 15 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है कंपनी में, उसी तरीके से बात करते हैं हमारे देश के जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों को पूरी तरह सुपरवाइज़ करने के लिए कौन है हमारा सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक हमारे बैंकों का बैंक एक तरीके से ना बाप है, सब बैंकों का बाप ही है। फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, तो नॉर्मली बात करते हैं जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, अगर कोई कमर्शियल बैंक है वो फेल हो जाते हैं अपनी मनी को पेमेंट करने में, तो लास्ट में उनका जो पेमेंट है वो कौन करेगा, उनका पेमेंट कौन करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, यानी कि सेंट्रल बैंक करेगा। क्योंकि जितने भी बैंक जब भी कमर्शियल बैंक होते हैं ना तो अपनी क्या होती है कुछ ना कुछ लिक्विड मनी किसके पास डिपॉजिट करवा के रखे रहते हैं, सेंट्रल बैंक के पास होती है। तो वो चीज़ होती है ना। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो बात करते हैं नॉर्मली है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज अगर आप कल को बाहर जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या होगा फ़ॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट होगा ना। तो फ़ॉरेन करेंसी को कहाँ से पूरा फुलफिल करेंगे,
तो नॉर्मली काम करते हैं कि वो काम भी एक्सचेंज जो करती है वो किसका काम होता है, यहाँ पे आरबीआई का ही काम होता है, अपना सेंट्रल बैंक का ही काम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैनेज ऑफ द फ्लोटिंग ऑफ द रेफर टू द सेल एंड द परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विद एन व्यू ऑफ द अचीविंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। बात करते हैं हमारे देश की जो भी लोकल करेंसी है या फिर वहाँ की कोई भी अदर कंट्री की जो लोकल करेंसी है, तो वहाँ पे एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक परफॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस। लेट अस टेक अ एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फंक्शन। सपोर्टिंग अ बैंक रिसीव अ चेक ऑफ द 10,000 रुपीज ड्रॉन ऑन बैंक बी। तो ए बैंक ने बी बैंक से लिया, एंड द बी बैंक रिसीव अ चेक फॉर द 15,000 रुपये ड्रॉन ऑन बाइंग। तो दोनों बैंकों ने क्या किया था, दोनों बैंकों का जो भी काम होगा वो किसके साथ होगा, उनका अकाउंट किसके साथ है, सेंट्रल बैंक के साथ है। द चेक ऑफ द बोथ बैंक आर द क्लियर थ्रू बाय द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो इन दोनों के जो हैं, तो इन दोनों का जो है ना क्लियरिंग, तो वो कहाँ से होगा, सेंट्रल बैंक से होगा। ठीक है, इफ द अवॉइड ट्रांसफर टू द कैश बिटवीन द बैंक्स एंड द रिड्यूस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश। तो दोनों बैंक क्या कर सकते हैं, अपने जो भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करवा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आती है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो जितने भी बैंक्स होते हैं उन सबके जो क्या होती है, क्रेडिट जो होती है, जितने भी कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बैंक का जो भी है ना क्रेडिट क्रिएशन, तो अगर उसको भी कंट्रोल करती है तो उसको कंट्रोल कौन करके चलती है, अपनी आरबीआई बैंक ही उसको कंट्रोल करके चलती है। तो नॉर्मली बात करते हैं यहाँ पे अपने को डिफरेंसेस दिए हुए थे, तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, तो नॉर्मली ध्यान रख के चलना है, इनको एक बार रीड आउट कर लेना है। तो अपने को यही दिमाग में रख के चलना है कि जो अपना सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ा बैंकों का बैंक है, और कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल बैंक है जो अपने बिजनेस करने के काम आते हैं। तो ये अपने को पूरा का पूरा टॉपिक जो है तो दोनों को दिमाग में रख के चलना है। फिर इसके बाद बात करें कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। तो यहाँ पे बात करें क्रेडिट सप्लाई रहती है ना, तो उसको सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करके चलता है। तो बेसिकली ध्यान रख के चलना है कि कुछ भी नहीं है, एक तो बैंक क्या करता है, अपनी जो बैंक रेट होती है ना, तो बैंक रेट से उसको कंट्रोल करके चलता है कि आप कितना दोगे और कितना ओपन मार्केट में आप उसको इशू कर सकते हो। तो वो सारे टॉपिक हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अपने को रिजर्व रेपो रेट। तो ये भी बेसिकली बात करते हैं कि हमारे जो है, तो ये ज़्यादा टॉपिक इस बार हमारे जो सीबीएसई की गाइडलाइन में ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, तो वही थोड़ा सा ध्यान रख के अपने को चलना है। ठीक है, तो ये जो इतने भी टॉपिक दिए हुए हैं तो इन सबको सिर्फ आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, सिर्फ अपनी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो पूरे के पूरे टॉपिक वही दिए हुए, तो इनको एक बार बस ओनली रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो कि इस बार सीबीएसई के नॉर्म्स में नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से। तो बस यही चीज़ अपने को ध्यान रख के चलना है। तो ठीक है, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट कम हुआ है, तो मगर फिर भी एक बार इन सबको, छोटे मोटे टॉपिक हैं तो एक बार इनको रीड आउट कर लेना है। ओके बॉस, थैंक यू वेरी मच।